अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रीडिंग रूम। अगली एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप हमारे नॉवल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए एपिसोड नंबर 6 दश्ते फिराक का आगाज करते हैं। रात का आखिरी पहर था। घर भर में सन्नाटा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। बारिश ने जोर पकड़ लिया था। सारी रात बारिश होती रही थी और सुबह तक जारी रहनी थी। हुनान अब्बास अपने आलीशान कमरे में पुरसकून सो रहे थे। दीवार गेर खिड़कियों पर बारिश जोर जोर से पड़ रही थी। इस आलीशान कमरे से मुल्हिका स्टडी रूम में नीम अंधेरा था। कुर्सी पर कोई टेक लगाए सुकून से बैठे दूर कमरे के दूसरी जानिब बेड पर सोए हुए हुनान अब्बास को मुसलसल देख रहा था। ब्लैक हुड से चेहरा काफी छुपा हुआ था। वो स्टडी टेबल पर पड़े ग्लास पेपर वेट को अपनी उंगलियों में घुमाता मुसलसल टेबल पर बजा रहा था। उसने अपने मोबाइल पर कुछ हरकत की तो पूरे घर की लाइट बंद हो गई। मसलसल टिक टिक की आवाज से हुनान अब्बास की नींद में मुखिल हुई। कौन है? कौन है वहां? ये लाइट किसने ऑफ की है? अचानक अंधेरे में किसी के सीटी बजाने की आवाज बुलंद होने लगी। उन्हें खौफ सा हुआ। कौन है वहां? वो लगातार पूछते स्टडी रूम में आ गए। दीवार गेर खिड़की से हल्की सी रोशनी स्टडी रूम की कुर्सी पर कोई बैठा दिखाई दिया। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम मेरे घर में? सिटी की आवाज बंद हो गई थी। इससे पहले कि हुनान अब्बास वहां से निकलकर पुलिस को कॉल करते, वो तेजी से उठा और रूम का दरवाजा लॉक करता उन्हें टेबल की जानिब धकेल लाया। हुनान अब्बास स्टडी टेबल से लगे खड़े थे। अचानक उसने अपनी पैंट पे अड़सी हुई पिस्टल निकाली और साथ ही एक सिगरेट निकालकर सुलगाया। उसके चेहरे के इर्द गिर्द धुआं हो गया। हुनान अब्बास खौफ में जकड़े साकित और जामिद खड़े थे। जब इंसान को किसी के बारे में मालूमात ना हो तो इस बारे में राय देने और दूसरों को आगाह करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। धुआं उड़ाते हुड में चेहरे छुपाए उसकी गंभीर सख्त आवाज कह डाल रही थी, मैं आइंदा मोहतात रहूंगा। हुनान उसे पहचान गए थे। उसके गजब से वाकिफ उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारना बेसूद लगा, इसीलिए मुफाहमत के लिए उसकी तरफ देखा। वो इतने गुस्से में था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि इस जगह को आग लगा दे। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम तहाब के पास्ट के बारे में इतनी घटिया राय दो? वो गुस्से से फनकारा। उसने हुनान अब्बास को गर्दन से जकड़ते उनका चेहरा टेबल पर लगा दिया। खौफ और दहशत से इस बाहिने बाजू में तकलीफ की लहर उठी। उनके बाहिने बाजू में तकलीफ की लहरें उठी। लहरें कंधे से दिल की जानिब उठ रही थी। वो बेबसी से उसे देखते रह गए। तहाम के हुक्म पर तुम किसी भी हद तक जाओगे। दिल में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। कम से कम तुम्हारी जान लेने के लिए मैं तहाम के हुक्म का मुंतजिर नहीं रह सकता। तुम मुझे जान से मार दोगे? बेयकीनी से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तकलीफ से पूरा जिस्म शल हो गया था। इतनी आसानी से नहीं। उसके चेहरे से गजब झलक रहा था। हुनान अब्बास का चेहरा भी शीशे पर दबा हुआ था। उनकी आंखें बंद होने लगी थी तो उसने उन पर से अपनी गिरफ्त हटा ली। वो जमीन पर ढेर हो गई। इमरान उमर उनसे एक कदम पीछे हुआ। उसके कदमों में तड़पता हुआ वो शख्स पहला नहीं था जिसकी जान उसने तहाम दौरानी के लिए ली थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार गेर खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े थे। बाहर कमरे के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड पिछले कई दिनों से लटका हुआ था। अंदर कमरे की हालत अबतर थी। हर चीज बिखरी पड़ी थी और बेशतर टूटी हुई थी। वो अपने बेड पर औंधे मुंह बेसुध पड़ा था। बरहन्ना कमर पर बरसों पुराने जख्मों के निशान आज भी ताजा लग रहे थे। सुर्ख मुतवर्रिग आंखें कई रज्जगों की मुखबरी कर रही थी। बिखरे बाल देखकर मालूम हो रहा था कि उन्हें कई बार नोचा गया है। उसका पूरा वजूद बुखार की तपिश में जल रहा था। कमरे का बिखरा हाल गुजरी रात के तूफान का हाल बयान कर रहा था। पूरा दिन घुटन ज़दा कमरे में तन्हा गुजारने के बाद तहाम रात गए बाहर चला गया। वो किसी कैफे वगैरह में थोड़ी देर वक्त गुजारने के बाद वापस अपने रूम में जाना चाहता था। होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद एक कैफे में वो अकेला चला गया। उमर की ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी और तहाम वैसे भी इस लम्हे किसी के साथ बातचीत के मूड में हरगिज नहीं था। वो सिर्फ अपनी तकलीफ से फरार चाहता था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसे वहां बैठे काफी देर गुजर गई। सामने टेबल पर पड़ी भाप उड़ाती कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी। वो सोफे पर बैठा सामने दीवार के शीशे की एंट्रेंस से बाहर खामोश सड़क पर देख रहा था। इस गली से काफी देर बाद कोई इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे।
شہر میں نائٹ لائف پوری طرح سے بیدار تھی۔ اس کیفے کی ویٹریس کب سے اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تہام نے گردن دائیں جانب جھکا کر انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ شب بیداری کی وجہ سے آنکھیں جلن کا شکار تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے گردن میں اٹھتی ٹیس کو دبانے کے لیے گردن کو مسلا۔ پورے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ سامنے سڑک پر اٹھنے والے اچانک شور نے اسے خیالوں سے نکال کر حقیقت میں لا پٹکا۔ باہر کچھ لوگ آپس میں گتھم گتھا تھے۔ تھوڑی دور ایک لڑکی ہراساں سی کھڑی تھی۔ ویٹریس نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ تہام کی آنکھوں کے سامنے چند برس پرانا منظر لہرا گیا۔ ایسے ہی کسی سڑک پر رات گئے وہ ایسی ہی کسی لڑکی کی زد میں آ گیا تھا، حالانکہ اس کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ وہ لیٹ نائٹ واک پر گیا تھا جب اچانک 5-6 دیو قامت جسامت کے مالک لوگوں نے اسے گھیر کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ اسے ایک ٹارچر روم میں لے گئے تھے۔ اسے بہت بےایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چھوڑ کر پورا جسم نشان زدہ تھا۔ اسے متعدد انجیکشن بھی لگائے گئے تھے تاکہ وہ ان کے بارے میں جان نہ سکے۔ اس کے لیے وہ رات سخت ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ دور سے آتی سائرن کی آواز سن کر وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ لڑائی ختم ہو گئی تھی۔ ہراساں کھڑی لڑکی تیزی سے اپنے منگیتر کی طرف بڑھی۔ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ پولیس آئی اور ان دونوں کو ہسپتال لے گئی۔ باقی کاروائی وہیں ہو جانی تھی۔ تہام کو یکدم ہی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ اس رات کے زخموں پہ جیسے آج پھر تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس نے بے بسی سے گردن صوفے پر ٹکائی۔ گہری سانسیں لیتے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر وہ اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ شیشے پر ابھرنے والے اپنے عکس کو دیکھ کر اس کا پورا وجود اشتعال سے بھر گیا۔ اس نے ڈریسنگ پر پڑی چیزیں اٹھا کر پھینک دی۔ قیمتی شوبیز اس کی زد میں آئے تھے۔ اس نے نظر آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ پورا کمرہ بکھر گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ اوندھے منہ اپنے بستر پر گر گیا۔ جلتی آنکھوں میں بار بار آنسو بھر رہے تھے۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ تہام کے لندن وزٹ میں 1.5 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کا اس دوران پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس رات اس کا فون اس کے کمرے میں رہ گیا تھا، جسے دانستہ اگلے روز عمر لندن نہیں لایا تھا۔ اس کی میٹنگز اور سارے پلانز عمر نے آفس لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ پر سیٹ کر دیے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اسے پاکستان میں ہونے والے واقعات سے کچھ دن دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس رات تہام بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اذیت اتنی تھی کہ جیسے سارے زخم کسی نے ادھیڑ کر رکھ دیے ہوں۔ روز اول کی قیامت ایک بار پھر اس پر دھر آئی گئی تھی۔ کئی راتیں اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ کتنے ہی دن وہ اندھیرے کمرے کے گھٹن زدہ ماحول میں تنہا بے سود پڑا رہا تھا۔ سانس اتنی بار ٹوٹی تھی کہ لگا تھا کہ اگلی بار نہیں آئے گی۔ اس کا روم روم جھلس رہا تھا۔ کرب اس کے روئی روئی سے جھلک رہا تھا۔ اذیت اس کے خون میں گردش کرتی اس کے دل اور دماغ میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ پل پل مر رہا تھا۔ وہ پچھلے 5 سال سے پل پل مر رہا تھا۔ اسے اسی حالت میں پڑے کئی گھنٹے مزید گزر گئے۔ عمر کے متعدد ریمائنڈرز پر وہ بہت مشکل سے اٹھا اور تیار ہونے چلا گیا۔ آج اس کا ایک مشہور میگزین میں انٹرویو تھا۔ وہ شاور لے کر نکلا تو بظاہر کچھ بہتر دکھ رہا تھا۔ بلیک کسٹمائز پینٹ سوٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنے، گیلے بال لیے شیشے کے سامنے کھڑا، وہ آج کئی دن بعد اپنی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا ہوبرو اور وجیح تھا کہ اس کی وجاہت اور دلکشی پر دنیا دیوانی ہو جاتی تھی۔ ہانی اس کی یہ ہجر کی ماری حالت دیکھتی تو صدمے سے پاگل ہو جاتی۔ تہام نے اذیت سے سوچا، مگر ہانی ہوتی تو تہام اس حالت تک مر کر بھی نہ پہنچتا۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، وہیں ایک الگ کمرے میں انٹرویور کے ارینجمنٹس ہو رہے تھے۔ لائٹ، مائک، کیمرے، ایک عدد خوبصورت نوجوان ہوسٹ، سارا سسٹم تیار تھا۔ تہام اپنی آنکھوں پر چشمہ لگائے انٹرویو کے لیے اس کمرے میں پہنچا۔ پہلے اس کا فوٹو شوٹ ہوا، جس میں اس نے ڈائریکٹر کی مرضی کے مطابق بہت سے پوز بنائے۔ پھر اس کے بعد اس کا باقاعدہ انٹرویو شروع ہوا۔ اس ساری کاروائی کے دوران تہام نے متعدد بار عمر اور باقی ٹیم کو کوفت سے گھورا تھا۔ وہ سب چشمے کے اندر سے بھی تہام کی نظروں اور تاثرات کو خوب پہچانتے تھے۔ مسٹر تہام دورانی، کافی طویل انتظار کے بعد اب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے پر رضامند ہوئے ہیں۔
ये सलूक सबके साथ ही है या हमारे लिए खसूसी तौर पर ये रवैया था? रस्मी अलेक सेलेक्ट के बाद उस खूबसूरत दोशीज़ा ने नहायत दोस्ताना अंदाज में पहला सवाल किया। वो मैगजीन पिछले 8 माह से तहाम का इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन तहाम ने मुख्तलिफ हेलो बहानों से उन्हें टाल रखा था और अब तकरीबन 8 माह के बाद जाकर वो रजामंद हुआ था। तहाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। दरअसल पिछले 2 साल मेरी होल्डिंग और मेरे लिए बहुत अहम थे। इन 2 सालों में मैंने बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो इस दौरान मैं किसी भी किस्म की दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर अपने हरीफों को ये तासुर नहीं देना चाह रहा था कि मैं सुकून से बैठ चुका हूँ और मैदान उनके लिए खाली है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, मैं इसी किस्म का जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी। उसने एक अदा से अपने बाल झटके थे। हमारी ऑडियंस आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती है, कुछ अपने बारे में बताइए। अलीना की आंखों में चमक उभरी। तहाम की मुस्कुराहट सिमटी। उसने एक कड़ी नजर उमर पर डाली। वो उसका पर्सनल असिस्टेंट और सिक्योरिटी इंचार्ज था। सब मामलात उसने संभाले हुए थे। वो बखूबी वाकिफ था कि तहाम इंटरव्यूज में इस किस्म के सवालात से शदीद उलझन का शिकार होता है। आपकी टीम ने हमें बताया था कि आप इस किस्म के सवालात के जवाब नहीं देते, मगर जब हमने अपने सोशल मीडिया के पेज पर आवाम से पूछा कि आपसे क्या सवालात करना चाहते हैं, तो बिलीव मी, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अलीना ने हंसते हुए उसे आगाह किया। तहाम ने बहुत मुश्किल से अपने तासुरात नॉर्मल किए। मुझे हैरत है कि लोग अपनी जिंदगी छोड़कर मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है। बहरहाल मेरी पर्सनल लाइफ यही है कि मैं सिंगल हूँ। तहाम ने कमाल ज़ब्त से उसे जवाब दिया। और आपका कब तक यूं ही सिंगल रहने का इरादा है? अलीना बहुत दोस्ताना अंदाज में बोली, मगर उसके चेहरे पर फैलते कड़े तासुरात देखकर वो एकदम संभली। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आजकल रूमर्स हैं कि आप अपनी बिजनेस पार्टनर अंश हुनान अब्बास के साथ लविंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। इसमें किस कदर सच्चाई है? अलीना के चेहरे पर इश्तियाक फैला हुआ था। कैमरे में उनको रिकॉर्ड करते डायरेक्टर ने उसे वहीं से थम्स अप का इशारा दिया। कुशादा पेशानी पर अनगिन बल पड़े। खूबसूरत चेहरे पर सर तासुरात फैल गया। तहाम ने दांत पीसते एक बार फिर उमर को घूरा। उसका दिल किया वो यहाँ से फरार हो जाए। जैसा कि आपने खुद कहा कि र्यूमर है, तो इसकी हकीकत एक र्यूमर की हद तक ही है। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रखने का कायल हूँ। प्लस मैं ऐसा मर्द हूँ कि अगर मुझे किसी से रिलेशनशिप रखना होगा तो मैं उसके मुतालिक र्यूमर्स फैलने की नौबत नहीं आने दूंगा, बल्कि आप पब्लिक में मेरे वाइफ के हमरा देखेंगे। वो टांग पर टांग चढ़ाए रोब से बैठा था। कमरे की दीवार की खिड़की से सूरज की रोशनी उसके रोशन चेहरे पर पड़ रही थी। काले स्याह बाल खूबसूरती से बने हुए थे। एकदम तहाम के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बियर्ड में छुपा डिंपल कदरे वाज़ा हुआ। आई एम अवेयर कि आपके बॉस ने अपनी सेक्रेटरी के प्रेग्नेंट होने के बाद उससे शादी कर ली है, जबकि उनकी पहली बीवी से 2 बेटे भी हैं और उनकी पहली बीवी उनको धोखा दे रही थी। उनके पार्टनर के साथ अफेयर था उनकी पहली बीवी का। ऐसा होता है अक्सर, लेकिन मैं इस सबका कायल नहीं हूँ। अलीना ने गैर आरामदेह होकर पहलू बदला। वो कमाल शान बेनियाजी से सवाल का पहलू बदल चुका था। अलीना के पास तहाम से उसकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक पूछने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर उसने मजीद कई सवाल उसके पास प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में किए। कई सवालात उनके प्रोफेशनल लाइफ पर थे। टॉकिंग ऑफ योर पार्टनर अंश हुनैन अब्बास, हमें उनके वालिद हुनैन अब्बास की मौत का बहुत दुख हुआ। हमारे मैगजीन की तरफ से बहुत ताज़ियत। तहाम के इर्द गिर्द खामोशी छा गई। अलीना आगे भी कुछ बोल रही थी, मगर वो सुन नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में मंजर धुंधला गया। उसने तेजी से अपने कॉलर पर लगे माइक को खींचकर उतारा। अलीना उसके तासुरात समझ नहीं पा रही थी और मसलसल उसे बुला रही थी। उमर में के हल्क में गिल्टी डूबकर उभरी। वो इसकी तरफ लिपका। उसके गार्ड्स ने तहाम को हाथे में ले लिया था। उमर उसको पकड़कर उसके कमरे से बाहर ले गया। सर, मैं आपको बताना चाहता था, मगर आपकी हालत ऐसी थी कि मैं नहीं बता पाया। उमर, तहाम ने गुस्से से उसका गुरेबान जकड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, हुनैन अब्बास साहब की मौत हो चुकी है। तहाम की आंखों में बेयकीनी फैली। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। उमर, तुम ये बकवास कर रहे हो कि तुमने मुझे हुनैन की मौत की खबर देना जरूरी नहीं समझा? उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि उमर ने घबरा कर उसे देखा। सर, मैं सारे मामलात संभाल कर आया था। वहाँ सब कुछ ठीक है। होल्डिंग के मामलात भी सब नॉर्मल हो गए हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी भी ट्रांसफर हो चुकी है। उमर, अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। गैज़ो गजब से तहाम की माथे की रग गर्दन की रगें उभरी हुई थी।
चेहरा गुस्से से सुर्ख था, स्याह आंखें शोले बरसा रही थी। मुझे आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान के लिए निकलना है। अगर 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। एक झटके से तहाम ने उसे छोड़ा था। वो लड़खड़ाते कदमों से भागा और उसकी फ्लाइट के इंतजामात करने चला गया। तहाम को अपने इर्द गिर्द सब कुछ बिखरते हुए महसूस हुआ। इसी दिन वो वापसी के लिए निकल पड़ा था। वो 8 घंटे की फ्लाइट उसने किस तकलीफ से गुजारी थी, ये बयान करना नामुमकिन था। अंश किस कदर तकलीफ में होगी वो सोचना भी नहीं चाहता था। वो इस वक्त अंश के पास नहीं था जब उसको तहाम की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये ख्याल उसकी जान ले रहा था। सामने बैठे उमर को ऐसी कहर आलूद नजरों से देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जहाज से छलांग लगा दे। रात के 2 बजे वो इस्लामाबाद लैंड हुआ और सीधा अंश के घर के लिए निकल गया। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त अंश से मुलाकात मुमकिन होगी या नहीं, पर वो फिर भी सबसे पहले उसके पास जाना चाहता था। अपनी नाकर्दा गलती की तलाफी करना चाहता था। गाड़ी बाहर अंश के घर के सामने रोककर वो भारी दिल से उसके गेट की तरफ बढ़ा। उसका कोट गाड़ी में पड़ा था। ब्लैक शर्ट के कफ फोल्ड किए हुए थे, अगले 2 बटन्स खुले हुए थे। दिन की निस्बत इस पहर उसकी हालत काफी अबतर हो चुकी थी। वो गेट से अंदर आया तो अंश को रात के 3 बजे लॉन में मौजूद पाकर वो वहीं रुक गया। अंश की उसकी जानिब कमर थी, वो इसे नहीं देख पाई। मलगिचे कपड़े, उलझे हुए बालों को कैचर में जकड़े, थका मांदा वजूद लिए वो इस लम्हे तन्हा वहां खड़ी थी। वो इस घर में बिल्कुल तन्हा हो गई थी। करीबी रिश्तेदार जो हुनान अब्बास की मौत पर आए थे अब जा चुके थे। न जाने वो पिछले कितने दिनों से इस घर में तन्हा थी, न जाने कितनी रातें उसने इस तरह काटी थी। इस ख्याल ने तहाम का दिल काट कर रख दिया था। कई लम्हे वो इसी तरह वहां खड़ा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद उसे बुलाता। काफी देर बाद अंश किसी की मौजूदगी के एहसास पर अचानक मुड़ी। तहाम को इस पहर खुद से चंद फासले के पर देखकर वो बेयकीन हुई। तहाम ने अंश का बेरंग बेरौनक चेहरा देखा। उसने अंश को कभी इस कदर बेहाल नहीं देखा था। अंश दुख, सदमे और निदामत में डूबी सरगोशी। अंश की आंखें तेजी से आंसू से भरी। कई आंसू उसकी पलकों की दराज बाढ़ तोड़कर इस फूले सुर्ख गालों पर बिखर गई। वो अपने पांव पर खड़ी नहीं रह पा रही थी। बेहाल होकर वो घुटनों के बल घास पर बैठती चली गई। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई। तहाम तेजी से उसकी जानिब लपका और उसे थाम कर जमीन पर बिठाया। अंश, तहाम ने दुख और सदमे से उसे देखा। तहाम तुम नहीं थे। तहाम तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें बहुत बुलाया। तहाम को अपने सामने पाकर वो नए सिरे से बिखर गई। मैंने तुमसे राब्ते की बहुत कोशिश की तहाम, मगर तुम नहीं आए। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैं यहाँ अकेली हर चीज सह रही थी। मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा थी तहाम, और तुम नहीं थे। इतना कर्ब था उसके लहजे में कि तहाम साकित रह गया। मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत थी मगर तुम नहीं आए तहाम, तुम नहीं आए। कितना सादा सा जुमला था कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मगर तहाम का दिल कट कर रह गया। तहाम, मैंने तुम्हें बहुत बुलाया। मुझे तुम्हारी जरूरत थी तहाम। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तहाम। मुझे लगा मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहा। वो तड़प रही थी। तहाम, सेव मी। कई साल पहले इसी तड़प कहा गया एक जुमला उसके कानों में गूंजा। उसकी आंखों के सामने साया लहराया। इस शिद्दत से वो कांप उठा। वो तहाम के हाथों में रोते हुए मचल रही थी। तहाम के पास कोई तसल्ली, कोई वादा, कोई अल्फाज नहीं थे। अल्फाज उसके हलक में ही घुट गए थे। उसने बोलने की कोशिश की तो कुव्वत गोयाई से ने साथ छोड़ दिया। तहाम ने महसूस किया कि उसका पूरा वजूद तपिश में जल रहा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो तहाम से संभल नहीं रही थी। तहाम की आंखों में नमी उतरने लगी। रो रो कर अंश की हालत निढाल हो रही थी। वो हिचकियां लेते लेते तहाम के बाजू पर अपना सर टिका गई। तहाम ठहर सा गया। उसने अंश की बंद आंखों को देखा। वो इतनी मुतवर्रम थी कि उसका पूरा वजूद सिसकियों से होले होले लरज रहा था। तहाम, मैं अकेली रह गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मैं अकेले कैसे सरवाइव करूंगी तहाम? मेरा दम घुटता है तहाम। उसके चेहरे पर खौफ फैल गया। बंद आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। आवाज सरगोशी में बदल गई। उसकी हालत इतनी निढाल हो चुकी थी कि वो होश में नहीं थी। तहाम उसे सहारा देकर बामुश्किल लॉन से अंदर लाया। वो बेहोशी में भी हिचकियां ले रही थी। उसका कोमल वजूद बुरी तरह लरस रहा था। तहाम को इस बात पर बहुत तरस आया। इतनी छोटी थी वो, और जिंदगी एकदम इतनी मुश्किल हो गई थी उसके लिए। दुनिया में उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं बचा था।
وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ تہام نے اسے لاؤنج میں لا کر لٹایا اور اس کے لرزتے وجود پر کمفرٹ اڑایا۔ وہ خود اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے مناسب نہیں لگا کہ رات کے اس پہر وہ اس کے کمرے میں لے جائے۔ وہ طویل فلائٹ سے واپس آیا تھا۔ تھکن اتنی تھی کہ وہ سونا چاہتا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ انش کو اس حالت میں تنہا چھوڑ جائے۔ وہ اس لمحے اس کے پاس نہیں تھا جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کم از کم وہ اسے اب نہیں اکیلا چھوڑ سکتا۔ اسے پرواہ نہیں ہوئی کہ اگر کوئی اس لمحے اسے انش کے ساتھ دیکھ لے تو کیا کہے گا۔ وہ اس لمحے صرف انش کو تحفظ دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہ ہو۔ وہ کتنے ہی گھنٹے اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ ان چند تکلیف دہ دنوں میں انش کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے ایک بار فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تھا اور دوسری بار اب اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے۔ اسے چند ایک چیزیں ہی بنانی آتی تھی اور یہ اسے ام ہانی نے سکھائی تھی۔ تہام نے اس سے کہا تھا کہ وہ تمام چیزیں سکھائے جو اسے پسند ہے۔ ام ہانی کے علاوہ کوئی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ تہام کو تھوڑی بہت کوکنگ آتی ہے۔ آج اس کچن میں ٹھہرا تہام ام ہانی کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ تہام کے سینے میں تکلیف ابھری۔ کچن سے آتی آوازوں سے بیدار ہو کر انش نے آنکھیں کھولی۔ اس وقت تہام کو اپنی کچن میں دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئی۔ وہ سمجھی تھی وہ جا چکا ہوگا، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ تہام تم چھوڑو، میں بناتی ہوں ناشتہ۔ وہ فریش ہو کر کچن میں آئی۔ اپنی حالت دیکھو، کھڑا تک تم سے ہوا نہیں جا رہا۔ میں نہیں تھا ادھر تو کیا تم نے جینا چھوڑ دیا تھا؟ تہام نے اس کی متورم آنکھوں میں دکھ سے دیکھا۔ انش نظریں چرا کر دوسری طرف چلی گئی۔ کوئی چھوڑ کر چلا جائے یا کوئی مر جائے انش، انسان کی زندگی نہیں رکتی۔ انسان جینا نہیں چھوڑ سکتا۔ حالات جو بھی ہو جائے خود کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ابھی وہ بہت چھوٹی تھی، پتہ نہیں اتنی کٹھن زندگی کیسے گزارے گی۔ تہام اسے سب کچھ سمجھا دینا چاہتا تھا۔ جو سبق اس نے اذیت سے سیکھے تھے وہ چاہتا تھا انش بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جائے۔ تو تم نے خود کو کیوں فراموش کر دیا تہام؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ تہام کے متحرک ہاتھ تھم گئے۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ انش، تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہ بے بسی سے بولا۔ تکلیف آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انش کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تہام اس کے سامنے ایک ایک کر کے چیزیں رکھ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد تہام وہیں سے ڈائریکٹ آفس چلا گیا۔ اس نے انش کے گھر اپنی سیکیورٹی ٹیم کے کچھ لوگوں کو ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اپنے کچھ ذاتی ملازم اس نے اس کے گھر رکھوائے تھے۔ حنان عباس کے تمام ملازمین کو اس نے فارغ کر دیا تھا۔ کون کس وقت دغا دے جائے، انش کے معاملے میں وہ اب کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ چھوٹی سی ایک لاپرواہی ہولڈنگ کو بہت نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اگلے کئی دن وہ مسلسل انش کے پاس آتا رہا۔ وہ پورا دن اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ اسے کبھی ڈنر، کبھی شاپنگ، کبھی اپنے گھر لے جاتا۔ اسے ڈر تھا کہ تنہائی کا شکار ہو کر وہ ڈپریشن میں نہ چلی جائے۔ وہ میک شور کر رہا تھا کہ جس اذیت سے وہ گزرا ہے انش ہرگز اس کا شکار نہ ہو۔ زندگی ایک بار پھر مشکل ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انش اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے اس سب کیئرنگ رویے سے وہ مزید اس کی چاہت میں گرفتار ہو رہی ہے، مگر وہ اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ حنان عباس کی موت کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ انش اس وقت تک کافی سنبھل چکی تھی۔ اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس سارے وقت کے دوران تہام نے اسے کسی لمحے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی سیکیورٹی ٹیم کے کچھ اہلکار انش کے گھر تعینات تھے۔ اس کے ملازمین بھی تہام کے انڈر تھے۔ مزید تہام نے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتی تھی۔ کئی راتیں تہام نے اس کے لاؤنج میں سو کر گزاری تھی اور کہیں وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے، اور کئی دفعہ تہام اسے اپنے گھر روک لیتا تھا۔ انیسہ بیگم کو انش بہت پیاری لگتی تھی۔ اس کے لیے وہ بالکل رائمہ جیسی تھی، بلکہ گھر کا ہر فرد اسے رائمہ کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ ابان تو آتے جاتے اکثر اس کے سر پر چپت بھی لگا جاتا تھا اور وہ اسے گھور کر رہ جاتی تھی۔ حارب کی موجودگی اور اس کی پیاری پیاری حرکتوں سے انش اس کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ وہ بہل رہی تھی۔ تنہائی کا ڈر بھی کم ہوتا جا رہا تھا اور سب اسے بالکل گھر کا فرد بنا چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انش تہام سے محبت کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے انش ہی تہام کی زندگی کی تکلیفیں ختم کر کے اسے واپس زندگی جینے کی طرف لا سکے۔ انیسہ بیگم کافی سالوں کے بعد انش کی موجودگی کی وجہ سے تھوڑی مطمئن ہونے لگی تھی کہ شاید انش تہام کی اذیت کم کر سکے۔ اس دن تہام آفس سے جلدی آ گیا۔ انش کی خواہش پر وہ اس کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہے تھے۔ ابان، ملیحہ اور وہ دونوں حارب اپنی نانوں اور دادوں کے پاس کھیل رہا تھا۔
वो लोग शो शुरू होने से चंद मिनट पहले सिनेमा पहुंच गए थे। शो शुरू हो गया। वो मूवी अर्ज की पसंदीदा युद्रा की थी। आबाद और मलिहा भी दिलचस्पी से देख रहे थे। गालिबन वो मूवी चंद हफ्तों पहले ही रिलीज हुई थी। तहाम ने गैर दिलचस्पी से दाएं बाएं गर्दन घुमाई। सभी मूवी में दिलचस्पी ले रहे थे। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तहाम ने अर्ज की जानिब झुकते सरगोशी की। हाँ, ये सब उस लड़के के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रीट थीफ है। क्या वो पकड़ा जाएगा? नहीं, वो पकड़ा नहीं जा सकता तहाम। क्यों? चोर है वो। उसे दाएं जानिब की गली से जाकर पकड़ा जा सकता है। स्क्रीन पर एयर शूट हो रहा था। जिन गलियों में वो चोर भाग रहा था, कैमरा उन तमाम गलियों का नक्शा हवा में दिखा रहा था। वो फिर भी नहीं पकड़ा जाएगा? अंश चिढ़ गई। वजह भी तो पता चले। तहाम बाज नहीं आ रहा था। क्योंकि वो हीरो है तहाम। अंश ने उसे घूरा तो तहाम बुरा मुंह बना कर रह गया। ये क्या बात हुई कि वो हीरो था तो क्या जुर्म करके भी नहीं पकड़ा जाता? फिर देखते ही देखते वो स्ट्रीट थीफ एक 5 लोगों की टीम में शामिल हो गया जो एक बहुत बड़ी रॉबरी करने वाले थे। तहाम को वो प्लान जरा पसंद नहीं आया। उसने वहीं बैठे बैठे अंश को इनसे बेहतर प्लान बनाकर दिखाया। अंश ने उसे घूर कर देखा। वो उसके प्लान से जरा मुतासिर नहीं हुई। थोड़ी देर मजीद हर सीट पर तहाम के लुत्फ सुनने के बाद उसने अबार के साथ सीट स्विच कर ली और मलिहा के साथ जाकर बैठ गई। उसकी बाकी मूवी सुकून से गुजरी। अलबत्ता अबार और तहाम सारा वक्त बोलते रहे थे और अपने नायाब मशवरों से नवाजते रहे थे। उनके ख्याल में इस मूवी में बहुत फ्लॉज थे और वो इससे बेहतर मूवी बना सकते थे। डिनर इन लोगों ने बाहर किया था। अंश के प्लान के मुताबिक उन्हें आइसक्रीम भी खानी थी, लेकिन मलिहा को हारिब की फिक्र लगी हुई थी, इसलिए आबान और मलिहा घर चले गए थे और तहाम अंश को छोड़ने चला गया। बीच रास्ते में तहाम ने अचानक गाड़ी रोकी और उतर कर कहीं चला गया। वहाँ आसपास कोई खासी शॉप्स नहीं थी, बस दूर एक दुकान थी और तहाम वहीं गया था। थोड़ी देर बाद वो लौटा था और उसके हाथ में 2 आइसक्रीम्स थी। अंश हैरत से उसे देख कर रह गई। तुम्हें आइसक्रीम खानी थी ना? उसकी आंखों में हैरत देखकर तहाम बोला। लेकिन वो प्लान तो कैंसिल हो गया था। तुम्हें आइसक्रीम खानी थी, सो मैं तुम्हारे लिए ले आया। प्लान का क्या है, अब बन गया ना? वो इतनी सहूलत से बोला कि वो हंस पड़ी। उसने वैसे ही आइसक्रीम का प्लान बनाया था कि चलो इकट्ठे बाहर है तो मजा आएगा। मलिहा लोग के जाने के बाद वो प्लान कैंसिल कर चुकी थी, लेकिन उसके सिर्फ कहने पर तहाम इतनी रात को उसके लिए आइसक्रीम ले आया था। बात आइसक्रीम की नहीं थी, वो अपनी अहमियत पर शक रह गई थी। वो बाबा के साथ डिनर पर जाती थी। अगर तो इस किस्म की फरमाइश उन्हें पसंद नहीं थी तो इसलिए उसने कहना छोड़ दिया था। उसका फ्रीजर हर किस्म के आइसक्रीम से हर वक्त भरा रहता था, मगर तहाम ने उसके मुंह से निकली ख्वाहिश का पास रखा था। उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए वो अपने सारे अहम काम छोड़कर बैठा। उसके साथ आइसक्रीम खा रहा था। वो बिल्कुल उसके बाबा जैसा नहीं था। उसने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। पिछले कई हफ्तों से उससे सारी अहम मीटिंग्स पर से पुश डालकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। अंश की आंखों में आंसू भरे। उसने जल्दी से उन्हें पीछे धकेला। वो इस लम्हे रोकर आइसक्रीम का मजा नहीं खराब करना चाहती थी। बिलाहिर उसे रात भर तन्हा अंधेरे कमरे में रोना ही तो था। वो तहाम के लिए अहम थी, मगर इतनी अहम नहीं कि वो इससे मोहब्बत करे। अंश के दिल में ठेस उठी। शाम का वक्त हो रहा था। चंद मिनट में मगरिब होने वाली थी। अंश कई दिन से अकेले बाहर जाने का सोच रही थी। तहाम ने उसे सिक्योरिटी में रखा हुआ था। उसे फिक्र लाहक थी कि कहीं दुश्मन हनान अब्बास की मौत का फायदा उठाकर अंश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। कोई मुसलसल उसे धमकियां दे रहा था। सारी धमकियां किसी लड़की के मुतालिक थी। तहाम ने राइमा, मलिहा, अंश, अपनी बाबा और चची सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो दरारी खानदान को अब किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सके। लेकिन तहाम मोहतात हो गया था। वो अब किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अब किसी किस्म का नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। मगरिब के बाद घर में निस्बतन खामोशी थी। मलिहा हारिब को सुलाने चली गई थी। उनैसा और फारिया बेगम अपने कमरे में थी। अंश को इससे बेहतर मौका नहीं दिखा। वो घर के पिछले दरवाजे से निकली तो ड्राइवर उसका मुंतजिर था। इससे पहले कि वो गार्ड को मुतल्ला करता, अंश ने उसे जबरदस्ती मॉल ले आई। वो आधे घंटे से एक ड्रेस पसंद कर रही थी, पर वो उसे कुछ खास चीज नहीं मिल रही थी। अचानक तहाम की आती कॉल देखकर उसने फौरन फोन पिक किया। हेलो हैंडसम, कहाँ हो इस वक्त? शॉपिंग कर रही हूँ। उसने एक ड्रेस निकालकर साइड पर रखा। वहाँ कुछ मजीद पसंद आने वाले ड्रेसेस उसने पहले से रखे हुए थे। कौन सी शॉप पे हो?
उसने बेख्तियार सर उठाकर शॉप के दीवार गेर दरवाजे से बाहर देखा। तहाब वहां से काफी दूर खड़ा फोन कार पे लगाए दाएं बाएं देखता उसे ढूंढ रहा था। ड्राइवर उसे सारी रिपोर्ट दे चुका था। उसको पता कैसे चला कि मैं कौन से फ्लोर पर हूँ? अर्श ने तासुब से सर हिलाया। इससे पहले वो तहाब को बताती कि वो कहाँ है, तहाब ने उसे देख लिया। वो फोन रखता तेज तेज कदम उठाता उसके पास आ गया। अर्श पर एक कड़ी नजर डालता वो सीधा काउंटर पर गया। ये सब ड्रेसेस वगैरह पैक कर दे और इस एड्रेस पर डिलीवर करवा दे। उन्हें हदायत देता वो वापस अर्श की तरफ मुड़ा और उसकी तपाने वाली मुस्कुराहट देकर वहां से चल पड़ा। अर्श भी उसके पीछे हो ली। वो दोनों फूड कोर्ट में आ गए और निस्बतन पुरसकून जगह पर बैठे थे। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं इस फ्लोर पर थी? अर्श की आंखों में ताजुब उभरा। वो ऑफिस छोड़कर उसके पास यहाँ एक शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में बैठा था। जितनी दफा तुम मुझे जबरदस्ती शॉपिंग पर ला चुकी हो, ये तमाम दफा तुमने सिर्फ इसी फ्लोर पर शॉपिंग की है। सिंपल। तहाब ने कंधे उचकाए। वो हंस पड़ी। फिर कुछ सोचते हुए तहाब ने उससे पूछा, मेरे साथ पेरिस चलोगी? अर्श एक्साइटेड होकर आगे होकर बैठ गई। सिटी ऑफ लव? उसकी आंखों में चमक उभरी। तहाब मुस्कुराया। इस दिमाग में क्या चल रहा है तहाब दौरानी? नहीं चाह तो साफ मना कर दो, मगर इस तरह मशकूक मत करो। तहाब आंखें उस पर टिकाए आगे होकर उसकी तरफ बैठा। पिछले इतने सारे हफ्तों से तुमने मेरी जान नहीं छोड़ी। हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो, बगैर कहे ये जान चाहते हो कि मैं हूँ कहाँ, और अब तुम मुझे मोहब्बतों के शहर लेकर जाना चाहते हो, और ये भी चाहते हो कि मैं इस बात को मशकूक ना बनाऊं। बात क्या है कि मुझे प्रपोज तो नहीं करने का इरादा? पेरिस में एंगेजमेंट, मालदीव्स में वेडिंग और हॉवर्ड ट्री में उसके ड्रामाई अंदाज पर तहाब सर हिलाकर रह गया। एक जरा सी बात पर कितना फसाना बना लिया है तुमने। तहाब ने तासुब से सर हिलाया। प्लान क्या है? वो हंस पड़ी। हमने इस डील के लिए इतनी मेहनत की थी और इसे सेलिब्रेट भी नहीं किया अभी तक। तो प्लान ये है कि मेरा एक टूर पेरिस का और तुम मेरे साथ चलो। हम वहाँ बहुत इंजॉय करेंगे, प्लस एक ब्रेक भी हो जाएगी। और जाना कब है? 3 दिन बाद। उसने कुछ झिझक कर बताया तो अर्श का हैरत के मारे मुंह ही खुला रह गया। इतने कम टाइम में तुम मुझे ये ऑफर कर रहे हो? वो झुंझुला गई। इतने काम पेंडिंग पर है, सब कैसे पूरा होगा? बस तुम्हारा जवाब रह गया है, बाकी सब मैं संभाल चुका हूँ। तहाब ने अपने कॉलर झाड़े। वो सारा प्लान तय कर चुका था। अर्श को नहीं मालूम था कि वो ऑलरेडी उसकी टिकट्स और बाकी अरेंजमेंट्स कर चुका है। कुछ देर तो अर्श उसे भाव दिखाती रही और फिर आखिरकार मान गई। उन्हें पेरिस आए 4 दिन हो चुके थे। तहाब ने उसे कहा था कि उसका टूर था, तो वो वाकई वो पिछले 4 दिन से अपने कामों में मसरूफ था। उन्होंने सिर्फ 2 दफा डिनर और एक लंच साथ किया था। अंश का मूड शदीद खराब हो चुका था। वो सारा वक्त शॉपिंग करती रही थी और अपना दिल लगाने की कोशिश करती रही। बिलाहिर अगले दिन तहाब का सारा काम खत्म हुआ और वो फाइनली कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगी। तहाब ने फुल टूर प्लान किया हुआ था, बस थोड़ी मसरूफियत की वजह से उसे ताहीर हो गई थी। इस रात उन्होंने एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर किया और फिर वो आईफिल टावर देखने गए। रात की इस पहर रोशनी से जगमगाता आईफिल टावर अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। वहां मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट जमा थे। आईफिल टावर के सामने उसकी हदूद के पास ही एक रेड कारपेट बिछा हुआ था। उसके इर्द गिर्द ढेरों लाल गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कारपेट के सिरे पर विल यू मैरी मी जोली के अल्फाज लिखे हुए थे। हर जगह रोशनी ही रोशनी थी। वो दोनों इस जगह के सामने से गुजर रहे थे जब अंश वहां ठहर गई। मेरा नाम जोली नहीं, अंश है तहाब। उसने तहाब के कंधे की जानिब थोड़ा झुकते हुए सरगोशी की। और ये सब मैंने नहीं किया। वो भुना गया। उसकी हालत पर महसूस होती आज सर पीछे फेंके जोर से हंसने लगी। कई लम्हे वो यूं ही हंसती रही। आज एक अरसे के बाद तहाब ने उसे इस तरह हंसते हुए देखा। वो बेहतर हो रही थी। वहां से थोड़ा दूर एक स्ट्रीट पर एक बंदा गिटार पकड़े गाना गा रहा था। उसकी आवाज के सहर ने मुख्तलिफ लोगों को जकड़ रखा था। कोई सिक्का उछालते वहां से गुजर रहा था तो कोई वहां खड़े होकर उसे सुनने लग गया। एक जोड़ा उसके गाने पर नाच रहा था। वो दोनों भी वहां उसके करीब चले गए। वो एक मशहूर सिंगर का मशहूर तरीन गाना गा रहा था। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? अर्श ने उसके सामने हाथ फैलाए, आंखों में चमक लिए बोली। तहाब ने मुस्कुराते उसका हाथ थाम लिया और हजूम से निकलकर दरमियान में जहां वो जोड़ा डांस कर रहा था वहां चला गया। When the rain is blowing in your face and the whole world is our case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. वो एक स्लो गाना था। गुलकार की आवाज बहुत मध्यम थी। उसने पूरा माहौल अपने सुकूत में जकड़ रखा था।
وہ دونوں اس کے سروں پر ہلکا ہلکا ڈانس کرنے لگے. دونوں آنکھیں ٹکرائی اور جھکنا بھول گئی. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. ہلکی ہلکی چلتی ہوا تیز ہونے لگی تھی. ارش کے کھلے بال اڑ اڑ کے اس کے چہرے پر آ رہے تھے. وہ بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. تہاب نے اس کی کمر پر رکھا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس کے کندھے پر ڈال دیا. ارش کا دل شدت سے دھڑکا. وہ اس شخص کی محبت میں ہلکار ہو رہی تھی جو ایک کے بعد دوسری نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالتا تھا. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I have known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. وہ 16 سال کی عمر میں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی. وہ 16 سال کی تھی جب تہاب سے پہلی ملاقات میں اسے تہاب پر کرش ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی. وہ 4 سال جرمنی میں رہی. اسے لگا وہ اس کے سر سے تہاب کا غبار اتر چکا ہوگا، مگر جس لمحے اس کی تہاب پر دوبارہ نظر پڑی اسے پتہ چلا کہ وہ تو اسے کبھی بھلا ہی نہیں سکی. I did go hungry. I did go black and blue. I go crawling back. تہاب کے لیے وہ ایک بالکل عام سی لڑکی تھی. پہلے بزنس پارٹنر کی بیٹی اور پھر بذات خود اس کی پارٹنر. پھر بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستی بن گئی، لیکن محبت تہاب کو کبھی نہیں ہو سکتی تھی. آج اس کے دل کی تکلیف سے یکسر بے خبر اس کی نظروں کے غبار میں ڈوبی زمانے بھر کے سامنے اس روڈ پر اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی. یک طرفہ محبت کا سب سے بڑا ستم ہی یہی ہے کہ محبت کرنے والا محبوب کی بے خبری پر ہر لمحہ فنا ہو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ خاک ہوا جا رہا ہوتا ہے اور محبت اس کی خاک ہوا میں اڑائی جا رہی ہوتی ہے. وہ گانا بالکل ارش کے احساسات کا ترجمات تھا. وہ ہر طوفان، ہر مشکل میں تہاب کا ساتھ نبھانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ تہاب کے لیے اہم ہو جائے. اس کا ایک ہاتھ تہاب کے ہاتھ پہ اور دوسرا تہاب کے کندھے پر تھا. نگاہیں بدستور اس کی سیاہ روشن آنکھوں پر ٹکی تھی جن میں زمانوں کا قرب اور تنہائی کا سایہ تھا. اس نے شدت سے اس لمحے کے تھم جانے کی دعا کی. I could make you happy, make your dreams come true, nothing that I wouldn't do. Go to the end of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love. وہ اسے اس کی خود ساختہ قید سے رہائی دلانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ تہاب جان جائے کہ حالات جیسے بھی ہو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہے گی. وہ اپنی آخری سانس تک اس کی منتظر رہے گی. گلوکار گانے کی آخری لائن متعدد بار دہرا رہا تھا. ارش نے بنا آواز کے لب ہلائے. ٹو میک یو فیل مائی لو خواہش کے ادھورا رہ جانے پر دل میں ہوک اٹھی تھی. وقت نہیں تھما تھا. گانا ختم ہو چکا تھا. آس پاس کھڑے لوگ تالیاں بجا رہے تھے. تہاب نے ہاتھ سینے پر رکھے سر کو جھکا کر شکریہ بجا لایا. پھر سب کے ساتھ ہنستے ہوئے تالیاں بجانے لگا. فسور ٹوٹ چکا تھا. وہ خوابوں کے عرش سے سیدھا حقیقت کے فرش پر پٹک دی گئی تھی. شہزادی کا دل خالی ہو گیا. شہزادہ بے خبر سا اسے لیے واپسی کے لیے چل پڑا. آج ان کا پیرس میں آخری دن تھا. کل پاکستان واپسی تھی. تہاب نے آج کے لیے پرائیویٹ یاچ بک کروایا تھا. وہ یاچ پیرس کے ایک خوبصورت سین ریور پر سفر کرتا مختلف سائٹ سے گزرنا تھا. تہاب نقصق سا تیار وائٹ پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے کیجول سے خلیے میں ارش کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا. اس کے دستک دینے کے چند لمحے بعد ارش نے دروازہ کھولا. وہ سفید فراک پہنے ہوئی تھی جو اس کی پنڈلیوں تک آ رہا تھا. گلے میں باریک سی چین، کمر تک آتے بالوں میں کرلز ہوئے تھے اور بال عادتاً کھول رکھے تھے. کانوں میں 2 ننھے ننھے پرلز پہنے ہوئے تھے جن کے سرے پر ڈائمنڈ لگا ہوا تھا. ان کی چمک کا ارش کے چہرے پر عکس پڑ رہا تھا. آفٹر یو لیڈی مسکرا کر کہتا وہ سائڈ پر ہو گیا. ارش پورے دل سے مسکراتی اس کے پاس سے گزر گئی. تہاب کے کولون کی خوشبو ہوش اڑا رہی تھی. وہ آگے نکل گئی تو تہاب نے دیکھا اس کے بالوں میں ایک بو لگی ہوئی تھی. سفید ہی رنگ کی بو میں چند لٹیں قید تھی. چاند اس کے چہرے پر جھول رہی تھی. تہاب نے اس کے بالوں پر سے نظر ہٹائی. پورا دن انہوں نے یاچ پر گزارا. دریائے سیندھ پر سے گزرتی یاچ مختلف خوبصورتی مقامات سے گزر رہی تھی. وہ دونوں ڈیک پر کھڑے ہر منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اس کی یاچ بہت مشہور لو لاک برج سے گزری تو ارش نے وہاں لاک لگانے کی بے ساختہ خواہش کا اظہار کیا.
लेकिन बदकिस्मती से वो याच उस टूर पर इस तरह रुकना और फिर वापस जाकर बुर्ज पर जाकर लॉक लगाना, ये सब थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, वादा रहा जब अगली दफा तुम आओगी तो जरूर लगाना लॉक। तहाब ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन आज तुम भूल रही हो कि ये लॉक अपने पार्टनर के साथ लगाते हैं। अपने हनीमून पर तुम यहाँ आना और अपने हस्बैंड का दिमाग खाना। तहाब ने उसे चिढ़ाया और वो वाकई चिढ़ गई। तन फन करती वो अंदर चली गई। थोड़ी देर तहाब वहां खड़ा हंसता रहा, लेकिन ये ट्रिप आज के लिए था, वो इसे इस तरह खफा नहीं रख सकता था। वो गया और बड़ी बेइज्जती से उससे बनाकर बाहर ले आया। शाम में हुनकी हो रही थी। याचाप आईफिल टावर के सामने से गुजर रहा था। उसकी रोशनी इस वक्त बंद थी, मगर वो इस वक्त भी देखने वालों के लिए अहमियत रखता था। अर्श ने बहुत सारी खूबसूरत तस्वीर ली और साथ साथ वो मलिहा को भेजती रही। वो बहुत खुश थी। उसके फ्रॉक्स की स्लीव्स नहीं थी। कुछ देर तो वो ठंड बर्दाश्त करती रही, फिर गैर महसूस अंदाज में अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। तहाब ने उसे देखा तो अंदर कैबिन में गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉल थी। सुबह उसके कपड़े देखकर जो पहला ख्याल तहाब को आया था वो आज को ठंड लग जाने का था। उसने उमर को कहकर उसके लिए एक शॉल मंगवा ली थी, जो अब जरूरत पड़ गई थी। तहाब ने उसके पीछे खड़े होकर शॉल उसके कंधों पर फैला दी। अर्श पल भर में साकित हो गई। उसका पूरा वजूद यकदम पुरसकून हो गया। जब मोहब्बत ही नहीं करते तो इतना ख्याल क्यों रखते हो? वो अपनी जगह साकित रही। उसकी आवाज में पिन्हा दुख तहाब ने महसूस किया। तू मोहब्बत के तखय्युल से बाहर क्यों नहीं निकलती आज? जिंदगी में मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ है। तहाब उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। जिंदगी में मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं होता तहाब, कुछ भी नहीं। उसने गर्दन मोड़कर तहाब को देखा। वो उसे ही देख रही थी। तो फिर ये सब क्या है? मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख के शरीक हैं। देखो ना, जिंदगी मोहब्बत की कैद से आजाद हो जाए तो बहुत वसी हो जाती है, हर कैदोबंद से आजाद हो जाती है। तो ये कि मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ तहाब, इसलिए तुम मेरी एक आवाज पर हाजिर हो जाते हो, मेरे मुंह से निकली ख्वाहिश का पास रखते हो, मेरे दुखों को कम करने की कोशिश करते हो, मुझे परफेक्ट करते हो। उसका सांस फूल रहा था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। अर्श उसे पथराई नजरों से देखती रहेगी। उसको लगा किसी ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा है। उसे अपना वजूद इस दरिया की वसतों में गर्क होता महसूस हुआ। अर्श हर तासुर से खाली चेहरा उसकी वीरान नजरें देखकर तहाब ने उसके इशारे को हिलाया। वो एकदम से दरिया की सतह पर आई थी और उसकी रुकी हुई सांस खारिज की, जैसे ज़मानों के बाद उसे सांस आया हो। यूं मुझे बेबोल करके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो तहाब दोरानी। उसकी आवाज कांपी थी। दराज पलकों की बार तोड़ता एक आवारा आंसू उसके गाल पर फिसल गया। उसने एक हाथ से अपने शानों पर फैली शॉल उतारी और ग्रिल पर रखकर अंदर चली गई। तहाब अपनी जगह खड़ा रह गया। उसकी हर उम्मीद, खुद से जुड़ी हर आस को गला घोट देना चाहता था। उसके इर्द गिर्द खामोशी छा गई और अर्श को अपने इर्द गिर्द सब कुछ बिखरते हुए महसूस हुआ। सूरज डूब चुका था। सेल रिवर के आसपास सारी इमारतें चमक उठी। उनकी रोशनी हर तरफ बिखर रही थी। शहर भर में चहल पहल बढ़ गई थी। नाइट लाइफ एक बार फिर बेदार हो चुकी थी। लॉज के चारों तरफ लगी ग्रिल से थोड़ा नीचे बैठने के लिए बेंच लगे थे। पिछले कई घंटों से तहाब वही नींद दराज था। आज अपने कमरे में लॉक थी। उसने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। जितनी तल्ख बातें वो उसे सुना चुका था, उसे संभलने के लिए वक्त चाहिए था। वो गर्दन ढिलकाए ऊपर आसमान देख रहा था। थकन के एहसास से उसने गर्दन नीचे की तो उसे अपने पाँव के करीब आता पानी नजर आया। लॉज में बहुत तेजी से पानी भर रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो उसे अपना पूरा वजूद मफलूज महसूस हुआ। खुद को हरकत नहीं दे पा रहा था, न हाथ हिल रहे थे न पाँव। उसने घबरा कर कैप्टन को आवाज दी। बेतहाशा अर्श को पुकारा। पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका था। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। कितनी देर वो चिल्लाता रहा मगर किसी ने ना सुनी। उसे लगा इस यौज पर वो तनहा रह गया है, बाकी सब जा चुके थे। वो हल्के बल चिल्ला रहा था। तहाब पुरसकून रूह में सकून उतारती ठहरी हुई आवाज। उसने वहशत ज़दा होकर सर उठाया। अपने से कुछ फासले पर उम्मे हानी को देखकर वो ठहर गया। पूरे वजूद में सकून की लहर फैलने लगी। मैं कुर्बान मेरी जान, वो तड़प कर बोला। कब तक तुम्हारा हिजर सहती रहूंगी? वो रो रही थी। तहाब को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। कब से मैं तन्हा तुम्हारी राह तक रही हूँ। तहाब की आंखें तेजी से आंसू से भरने लगी।
میرا ہجر اب ختم کر دو تہاب۔ تہاب کا پورا وجود ساکن ہو گیا، اس کی سانسیں رکنے لگی۔ میرے پاس لوٹ آؤ تہاب، اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تہاب کے بدن میں جنبش تک نہ ہوئی۔ دائیں آنکھ کے کونے سے ایک آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ میں تمہاری منتظر ہوں تہاب، اس کے گھٹنے پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ تہاب کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسے چھو نہیں پا رہا تھا، مگر اس کا لمس اپنے گھٹنے پر محسوس کر پا رہا تھا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر چلانا چاہا، مگر آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہلانا چاہا، مگر اس کا ہاتھ مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کی سانس اٹک رہی تھی۔ تہاب، تہاب، آنکھیں کھولو تہاب۔ وہ اس کا چہرہ زور زور سے تھپتھپا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے صرف آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، وہ سانس نہیں لے رہا تھا، وہ دہل کر رہ گئی۔ ارش نے گھبرا کر اسے زور زور سے ہلایا۔ ارش نے اس کا سینہ ملنے کی کوشش کی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ متوحش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بوکھلائی ہوئی ارش اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ مسلسل کچھ ٹوٹے ہوئے لفظ بول رہا تھا۔ تہاب وحشت زدہ سا تیز سے سانس لے رہا تھا۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا جیسے موت کو چھو کر واپس آیا ہو۔ تہاب، تم نیند میں تھے، تمہیں کچھ نہیں ہوا، کوئی پانی نہیں ہے یہاں۔ وہ خواب کی حالت میں چلا رہا تھا تو ارش کو لگا شاید وہ پانی سے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ تہاب اسے متوحش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو بالکل؟ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا تہاب، تم خواب میں ڈر گئے ہو اور کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ ارش اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ارش نے ہاتھ بڑھا کر اس کا تر چہرہ تھاما۔ تہاب، تم بالکل ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ارش اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے وہ جیسے ایک جھٹکے سے دنیا میں آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ایک دم کیبن کے اندر اپنے روم میں چلا گیا۔ ارش وہاں اکیلی رہ گئی۔ لانچ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ عمر وہاں گاڑی لیے چند گارڈز کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں وہاں سے ہوٹل واپس آ گئے۔ واپسی کے سفر میں بالکل خاموشی تھی۔ اس رات ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ ہر وقت چہکتی ہوئی ارش کی اس طرح خاموشی عمر کو عجیب لگی۔ اگلی صبح ارش تہاب کی حالت کی وجہ سے اپنے نارمل انداز میں واپس آ گئی تھی، لیکن تہاب ابھی تک ڈسٹرب تھا۔ وہ رات بھر نہیں سویا تھا، ساری رات وحشت زدہ گھٹی تھی، وحشت ناک گھٹن میں گزر گئی تھی۔ اس دن وہ لوگ واپس پاکستان آ گئے تھے۔ تہاب نے آتے ساتھ خود کو زبردستی آفس میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ ارش سے کترا رہا تھا، اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کر رہا تھا۔ دونوں محبت کی حد زدہ قید میں گھٹ رہے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ تہاب نے خود کو ہولڈنگ کے کاموں میں حد سے زیادہ الجھایا ہوا تھا۔ نہ وہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا اور نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ارش سے بھی وہ آج کل کترا رہا تھا۔ اس ہفتے اس کا برتھ ڈے تھا۔ وہ حتی الوسیع خود کو الجھائے ہوئے تھا تاکہ وہ جان لیوا خیالات اس پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ گھر والے اس کی حالت کے پیش نظر کسی قسم کی سیلیبریشن نہیں کرتے تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس نے اپنا کوئی بھی خوشی سیلیبریٹ نہیں کی تھی۔ خوشی اب محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، بس دن تھے جو گزر رہے تھے، بس ایک دل تھا جو دھڑک رہا تھا، سانسیں تھی جو ابھی تک چل رہی تھی، ورنہ وہ خود تو کب کا مر چکا تھا۔ ارش نے تہاب کے لیے بہت سارے تحائف لیے تھے۔ وہ پچھلے کئی دنوں اس کے لیے شاپنگ کرنے میں مصروف رہی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ کس برانڈ کی گھڑی، کف لنکس پہنتا تھا، وہ اپنا سوٹ کس ڈیزائنر سے کسٹمائز کرواتا تھا، اس کے شوز کہاں سے آتے تھے۔ اتنی ڈیٹیل سے تہاب خود بھی واقف نہیں تھا جتنی ارش اس کے معاملے سے واقف تھی۔ اپنی برتھ ڈے سے پچھلی رات تہاب آفس میں رات کے مصروف رہا۔ سب لوگ گھر جا چکے تھے۔ وہ سر دھر کر اپنے لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ اپنے آفس میں سامنے صوفے پر آڑے ترچھے بیٹھے عمر پر ایک نظر ڈال لیتا۔ عمر شدید اکتاہٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آج ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا، مگر تہاب گھر ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہوبی محمد اس کے آفس میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ تہاب شدید تھکن کا شکار تھا۔ کتنی راتوں کی بے سکونی اور بے جا مصروفیت سے وہ تھک گیا تھا، لیکن وہ کسی کی موجودگی کے باعث مکمل پایا تھا۔ اب وہاں اس کا دل پھٹتا تھا۔ وحشت ہوتی تھی تو اسے کمرے سے وہاں اس کی دھڑکنیں بے حد مدھم ہو جاتی تھی، خون کی گردش رکنے لگتی تھی۔ اس رات وہ 10 بجے آفس سے نکلا اور اکیلے گاڑی لیے خالی سڑکوں کی ہاک چھانتا رہا۔ یوں ہی بے سبب بے وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے اسے کئی گھنٹے گزر گئے۔ رات کی اس پہر اسلام آباد کی سڑکیں بہت پرسکون تھی۔
मगर उसके अंदर सुकून नहीं आ रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो इस्लामाबाद से निकलकर मुज़ाफ़ात में चला गया। वो चाहता था कि आसपास कोई ना हो, कोई बशर ना हो, जहाँ उसे सांस लेने में आसानी हो, जहाँ उसके अंदर भड़कती हुई आग थोड़ी देर के लिए बुझ सके, जहाँ अगर वो चिल्लाए तो कोई उसे रोकने वाला ना हो, जहाँ वो मर रहा हो तो कोई उसे बचाने वाला ना हो। ड्राइव करते करते वो काफी दूर गुंजान इलाके में आ गया था। हर सू सन्नाटा छाया हुआ था। दूर तक किसी रस्सी रूख का कोई नामो निशान नहीं था। वो गाड़ी रोककर बाहर निकल आया। मौसम में काफी ठंडक थी। तेज हवा उसके जलते हुए जूत से टकरा रही थी। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे। हवा कसरती सीने से टकरा रही थी। स्याह बाल माथे पर बेतरतीब बिखरे हुए थे। मुतवर्रिब आंखें सरापा हजो बिलाल थी। जबड़ा सख्ती से भिंचा हुआ था, जैसे वो बर्दाश्त और जब्त की इंतहा पर हो। उसे देखकर कोई भी जान सकता था कि वो उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। कई साल पुराना मंजर उसकी आंखों में उभर आया। वो 18 साल का था। वजाहत उस उम्र में उस पर छाई हुई थी। इस उम्र पर भी वो बला का हसीन था। उम्मेहानी 16 साल की थी उस वक्त। उसे कुछ ज्यादा चीजें बनानी नहीं आती थी, मगर वो चाहती थी कि तहाब उसकी बर्थडे पर उसकी पसंद की हर शय बनाए। तहाब तुम मुझे लिस्ट बना कर दो, तो तमाम चीजें सीखूंगी और फिर वो तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तुम देखना, तुम मेरी बनाई चीजों और मेरे हाथ के जायके के दीवाने हो जाओगे। उसके हाथ लहराती उम्मेहानी निहायत खुशी से बोली, तुम्हें मुझे अपना मजीद दीवाना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मोहब्बत मजीद बढ़ी तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो उसका हाथ पकड़े कितने जज्ब से उसकी आंखों में देखता बोल रहा था। उम्मेहानी का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। उसके चेहरे पर फैलते रंग को देखकर तहाब मबहूत रह गया। उम्मेहानी को जब भी इस तरह कुछ कहता तो उसका चेहरा लम्हे में सुर्ख हो जाता था। जब तुम इस तरह ब्लश करती हो तो मुझे लगता है तुम इससे ज्यादा खूबसूरत किसी रूप में नहीं लगोगी। तहाब ने हंसते हुए उसके गालों को छुआ। उम्मेहानी मुस्कुराई थी। तहाब, उम्मेहानी ने उसे पुकारा। या कल भी उसकी आदत थी कि वो उसे ऐसे मोहब्बत भरे अलकाबात से पुकारता था। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सबसे अहम तोहफा दूं। उम्मेहानी सुरमई आंखें फैलाए मासूमियत से उसे देख रही थी। मुझे इस दुनिया पे मेरे वालिदैन के बाद सबसे पहले तुम अता की गई हो। तुम पास होती हो तो मेरे सारे मसले खत्म हो जाते हैं। तुम्हें देखता हूँ तो समझ आता है कि अल्लाह ने मुझे बिदाई क्यों दी। तुमसे बात करता हूँ तो लगता है जिंदा रहने की बस एक यही वजह है। तुम मुझे अता हुई हो तो मुझे किसी चीज की आरज़ू नहीं रही। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। तुम मेरे लिए काफी हो। जब रूही हुब्बे रूही, ऐसे कितने ही मनाजिर थे जो चश्मे तसव्वुर पर एक के बाद एक उभर रहे थे। वो एक झटके से होश में आया था, जैसे उम्मेहानी उसे कई साल पहले भी काफी थी और वो आज भी उस काफी थी। उसे किसी की आरज़ू नहीं थी। वो समझता था कि वो उसे अता कर दी गई है, मगर वो भूल गया था कि वो खुदा जो उसे अता करने पर कादिर है, वो उसे वापस भी ले सकता है। वो सारी जिंदगी समझता रहा कि उम्मेहानी उसकी है, उसकी मलकियत है, उसका हक है उम्मेहानी पर, मगर फिर उसे उसकी औकात दिखाएगी जिस पर वो मालिक बना बैठा है। वो कभी उसके नसीब में थी ही नहीं। वो मोहब्बत थी उसकी, मगर उसके नसीब में नहीं थी। उसने बहुत टूट कर चाहा था उसे, और वो वाकई टूट गया था। ये ख्याल कि वो उसे अब कभी नहीं देख पाएगा, अब कभी नहीं छू पाएगा, उसकी आवाज अब कभी उसकी समाज से नहीं टकराएगी, उसे वहशत होने लगी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तहाब घुटनों के बल उस बंजर जमीन पर ढह गया। तेज हवा के थपेड़े उसके चेहरे पर पड़े थे। उसने तकलीफ से फटता सर अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और हज़ियारी अंदाज में चिल्ला उठा। वो हलक के बल चिल्ला रहा था। जितनी उसके वजूद में ताकत थी, वो पूरी शिद्दत से चिल्ला रहा था। वहां उसे देखने वाला कोई नहीं था। उससे अब मजीद अजियत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मर रहा था, घुट घुट के अजियत से मर रहा था, और कोई जान सकता था इस पर क्या क़यामत बीत रही है। कर्ब और अजियत अब तमाम हदें पार कर चुके थे। उसकी आंखों से तवातर निकलते आंसू उसकी बियर्ड में जज्ब हो रहे थे। उसने दोनों हाथों से थामे सर के बालों को मुट्ठी में भींच लिया। वो पागलों की तरह रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसका वजूद गर्दालूद हो गया था। उसकी सकत खत्म हो रही थी। वजूद बेजान होता दाएं जानिब ढलक गया। सर जाकर जोर से जमीन पर लगा था। आंखें बंद हो गई थी, मगर बाल हनूज मुट्ठी में जकड़े हुए थे। आंसू वैसे ही रवा थे, और तहाब दौरानी इस बयाबान में तनहा वहां बेसुध नींद में होश पड़ा था। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई थी। उसने खौफ से अपनी आंखें मीच ली। उसे इस तन्हाई के आलिम में डर लग रहा था। उसे खौफ आ रहा था कि वो इस अजियत को मजीद सह नहीं पाएगा। वो वही
خوفزدہ سا زمین پر گرا رہا۔